हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के अगले सीढ़ी में वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली जब तक हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 तक नहीं हुई थी, तब तक हम लोगों का इतिहास यहीं से शुरू होता था। 1921 में जब हड़प्पा की खुदाई हुई, उससे एक बहुत विकसित एक शहरी सभ्यता का जो साक्ष्य मिले, तो हमारा इतिहास लगभग 1000 साल पीछे चला गया। हमने अपने शुरुआती लेक्चर्स में हड़प्पा सभ्यता के संबंध में वीडियो पोस्ट किए हैं। आज हम लोग वैदिक सभ्यता को लेकर के और लास्ट में एक टेबुलेशन भी बनाएंगे, टेबल भी बनाएंगे चारों वेदों के जो कंटेंट क्या है, उनको पाठ करने वालों के नाम क्या क्या थे, उनके उपवेद क्या क्या हैं और उनके ब्राह्मण क्या क्या हैं, वो भी देंगे। चलिए देखते हैं। एक्चुअली वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरी जो वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर इसमें भी विभाजन है कि ऋग्वैदिक काल अलग और उत्तर वैदिक काल अलग। ये विभाजन किस बेस पे किया गया है, थोड़ी चर्चा इस पे भी करेंगे। उसके बाद इस वैदिक साहित्य में जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो सामान्यतः किताबों में गाइडों में बहुत स्पष्ट नहीं किए हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि ये पूरा टॉपिक बहुत बोझिल ना लगे, बहुत रुचिकर भी लगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये जो 1000 ईसा पूर्व है, ये दोनों के बीच एक काल विभाजन है। इतिहास में जब भी काल विभाजन होता है तो कोई ना कोई बड़े कारण अवश्य होते हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे ऐसा कौन सा कारण था। चलिए, ऋग्वैदिक काल नामकरण इसलिए किया गया कि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, ऐसी मान्यता है। बाकी उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा वेदांग, इन सब का पूरा जो लिटरेचर है उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, इसलिए इसे उत्तर वैदिक कालीन लिटरेचर भी कहते हैं। टाइम पीरियड हमने देखा ही 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब मूल बात आती है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का जो विभाजन है 1000 ईसा पूर्व, यहाँ पे ऐसी कौन सी घटना है ताकि एक ही सभ्यता को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। मजबूरन अलग अलग काल विभाजन हो गया, जबकि एक ही कल्चर है, एक ही लिटरेचर है। वह कारण है लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार इतना बड़ा कारण बना कि एक ही सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया, और इसका टाइम पीरियड भी है 1000 ईसा पूर्व। लोहे का आविष्कार कहाँ हुआ, यह भी जानने वाला बड़ा कौतूहल का विषय है। अतरंजी खेड़ा, सवाल भी आता है। अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां 1000 ईसा पूर्व लोहे का आविष्कार हुआ। अब लोहे के आविष्कार से ऐसा क्या हो गया कि पूरी हमारी सभ्यता को ही दो भागों में बांट दिया। उससे हुआ यह है कि अभी तक हमारे पास तांबा और कांसा की जानकारी है। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कुछ तांबे की वस्तुएं मिली, कुछ कांसे की वस्तुएं मिली, पाषाण काल में भी तांबा मिला, लेकिन लोहा नहीं मिला अभी तक। लोहा मिलने से क्या हुआ, कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। कुल्हाड़ी से क्या हुआ, जंगल को काटना आसान हो गया। जंगल को काटने से क्या हुआ, खेती का विस्तार हुआ। खेती के विस्तार से क्या हुआ, सरप्लस अन्न उत्पादन हुआ। सरप्लस अन्न उत्पादन से हम लोग बड़ी सेना रखने में सक्षम हुए, सेना बड़ी हुई। और जब सेना बड़ी हुई तो फिर पॉलिटिकली भी विस्तार हुए। आप देखेंगे जब हम ऋग्वैदिक काल में जन कहते थे, जन का मतलब होता था कबीला,
मनुष्य जो है जन के रूप में रहता था। जन का मतलब कबीला, उसका एक हेड है। अब कबीला कितना बड़ा हो सकता है, 100, 50, 100, 500, 1000। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं, जो ऋग्वेद काल का जन है, उत्तर वैदिक काल में वो जनपद हो गया। ठीक, और ये जनपद और कालांतर में महाजनपद हो गया। महाजनपद हो गया, और ये महाजनपद आगे चल के फिर और महाजनपद की संख्या 16 मिलती है। जनपद कितने थे या जन कितने थे, ऐसी कोई संख्या ना तो मिली है और ना ही ऐसी कहीं काउंट कर पाना संभव था। एक्चुअली जब ऋग्वैदिक काल में ये जन है, जन का मतलब है कबीला। जब कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ, हम लोग अपना विस्तार करने लगे, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो कमजोर जन को ताकतवर जन ने कब्जा कर लिया, उसके भूक्षेत्र में कब्जा कर लिया। युद्ध हुए, लड़ाई हुई, क्योंकि लोहा से केवल कुल्हाड़ी नहीं बनी, लड़ाई के हथियार, तलवार, भाला और भी अस्त्र बने युद्ध करने के। दूसरा, जो अभी तक बुलक कार्ट थी, गाड़ी थी या रथ था, रथ के पहिए लकड़ी के होते थे या मिट्टी के, तो उन लकड़ी के पहियों पे हम लोगों ने लोहे की एक परत चढ़ा दी, जिससे हमारी उसकी मजबूती बहुत बढ़ गई और उसकी मारक क्षमता बढ़ गई, दूर तक ले जा सकती थी, ज्यादा वजन ला सकती थी। तो गाड़ी, घोड़ा, रथ मजबूत हो गए, तलवार, भाला, ये सब हथियार बन गए, कुल्हाड़ी बन गई। तो हम लोग अपने भूक्षेत्र का विस्तार करने लगे। तो छोटे जन ने ताकतवर जन को कब्जा करके महाजनपद बनाया। जैसे सपोज करो ये भारत मोटा, इसमें असंख्य जन हैं, ये ठीक, ये जन है। जब एक जन ने दूसरे कमजोर जन पर अटैक किया तो ये जनपद बन गए, थोड़े से बड़े बड़े हो गए, ये जनपद बन गए। ठीक, लेकिन चूंकि अभी महत्वाकांक्षाएं रुकी नहीं, फिर वही काम हुआ। अपने भूक्षेत्र को विस्तार करने के लिए कमजोर जनपद, ताकतवर जनपद ने कमजोर जनपद को गृहीत कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो फिर महाजनपद बना। और इतिहास में ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद। लेकिन अभी भी वह जो मानव प्रवृत्ति होती है लालच की, रुकी नहीं। 16 महाजनपदों में भी फिर युद्ध शुरू होते रहते हैं और कालांतर में हम देखते हैं एक महाजनपद बचा जिसका नाम था मगध। मगध महाजनपद बना। हम लोग पढ़ते हैं बाद में इतिहास में, एक बड़ा चैप्टर भी है मगध महाजनपद का उत्कर्ष, क्या क्या कारण थे, क्यों 16 महाजनपदों में मगध ही सरवाइव किया, बाकी सब विलुप्त हो गए। अंग, काशी, सूरसेन, ये विराट, मत्स्यनगर, ऐसे 16 महाजनपदों को भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया वैदिक सभ्यता को लेकर के। चलिए आते हैं, छोटे छोटे टर्म देख लेते हैं हम लोग। देखिए, वेदों को, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि उस समय लिपि का आविष्कार नहीं था। जो भी ज्ञान था वेदों का, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर ट्रांसफर होता था। गुरु से शिष्य, जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वो सुन सुनकर ट्रांसफर होते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब है कि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, बल्कि किसी दैवीय सत्ता के द्वारा हुई है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा, वैदिक साहित्य में आर्यों के आदि को लेकर के सवाल आता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उदात्त, अभिजात, सज्जन, साधु, इस टाइप के अर्थ हैं। ये लोग कहाँ कहाँ से आए, उसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। दूसरा ये है कि जो वैदिक कल्चर में
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, इनका क्या मतलब है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ब्राह्मण का मतलब है यज्ञ कर्मकांडों का विधान, उसे ब्राह्मण कहा गया। और ये भी संभव है कि ऐसा कराने वालों को ही कालांतर में ब्राह्मण कहा गया हो। तो समझिए, आज समझ में आया कि ब्राह्मण का मतलब क्या है। यज्ञ कर्मकांडों का जो विधान है, ऐसे साहित्य को ब्राह्मण कहा जाता था। आरण्य का मतलब है दार्शनिक विवेचन। अरण्य का मतलब होता है जंगल। जब जंगलाद में ऋषि मुनियों के आगे, गुरु शिष्य के यहाँ जो दार्शनिक रहस्यात्मक विवेचन, चर्चा परिचर्चा होती थी, उसे आरण्य कहा गया। उपनिषद या वेदांत का मतलब है गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या ग्रहण करना। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंत में जोड़े गए, इंड पार्ट ऑफ द वेदास, इसलिए वेदांत भी कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। उपनिषद और वेदांत एक ही बातें हैं। हाँ, वेदांत और वेदांग अलग अलग है, मतलब ध्यान रखना, वेदांत और वेदांग दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेदांत का मतलब है उपनिषद, उपनिषद का मतलब है उप माने समीप, निषद माने बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या की ग्रहण करना। वेदांग का मतलब है वेदों के अंग। ये बहुत गुड टॉपिक है, सवाल भी खूब आता है। और वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है। वेदांगों की संख्या ये जो है 6 मानी गई है। ये भी सवाल है, ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ये वेदों के अंग हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा का मतलब है वेद की नाक, कल्प का मतलब है वेद के हाथ, ज्योतिष का मतलब है वेदों की आंख, छंद का मतलब है वेदों के पैर, निरुक्त का मतलब है वेदों के कान, व्याकरण का मतलब है वेदों का मुंह। ये भी थोड़ा सा चाहे रट लेना या समझ लेना, ये सवाल खूब आता है। शिक्षा का अर्थ है किसी शब्द का उच्चारण यही क्यों है, ऐसा जो वर्णन है वो शिक्षा में माना जाता है। कल्प का मतलब है अंगों के नियम, उपनियम जो भी थे वो कल्प कहा गया। ज्योतिष को वेद की आंख कहा जाता है। आज भी हम लोग कहते हैं कि किसी शुभ कार्य को करने के लिए ज्योतिषीय परामर्श ले लिया जाए, मतलब हम लोग देख सकते हैं दूर तक, आज के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, क्या चाहे वो क्लाइमेट को लेकर के हो या कोई और भी हो, घर परिवार में कोई अनहोनी ना हो, तो ज्योतिष को आंख कहा गया वेदों की। छंद का मतलब है वेद के पैर, और छंद को पद्य का व्याकरण, ग्रामर ऑफ पोइट्री माना जाता है। छंद में दोहा, सोठा, छंद, चौपड़, श्लोक सब है। तो छंद का मतलब पद्य का व्याकरण। निरुक्त का मतलब है शब्द का अर्थ यही क्यों है। देखिए, शिक्षा में उच्चारण है केवल, निरुक्त में किसी शब्द का अर्थ यही क्यों है ये लिखा गया है। व्याकरण में संधि, समास, वादी, ये जो चीजें हैं वो व्याकरण के तहत रखी गई हैं। अब हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं। बहुत संक्षिप्त में हम आपके सामने रख रहे हैं, और कोई पॉइंट या कोई सवाल छूटे बिना कोशिश ये भी है। देखिए, ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा 10,528 मंत्र हैं। अब इसमें आप शायद ये नहीं समझ पा रहे होंगे सूक्त क्या होता है। सूक्त मतलब ग्रुप ऑफ मंत्र। एक सूक्त में 10 से 12 मंत्र होते हैं। जैसे 1000 सूक्त हैं लगभग, तो 10,000 मंत्र, यानी ऑन एन एवरेज एक सूक्त में 10 मंत्र होते हैं। 10 या 12 मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता था। दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़े गए, ध्यान रखिएगा, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। दूसरा और 7वां मंडल प्राचीन है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख
पुरुष सूक्त में है। ये पुरुष सूक्त कहाँ है? 10वें मंडल में है, नोट कर लें, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इसी में वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है उसका प्रावधान यहीं पे है। परिवार पितृसत्तात्मक है, ध्यान देने योग्य बात है। इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि परिवार मातृ सत्तात्मक था, यहाँ पे परिवार पितृसत्तात्मक है। सभ्यता ग्रामीण है, जबकि इंडस वैली में हमारी जो कल्चर थी वो अर्बन थी, नगरीय सभ्यता थी। राजा निरंकुश नहीं था, यहाँ पे राजतंत्र है, मोनार्की है यद्यपि, लेकिन ऑटोक्रेसी नहीं है। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ बॉडीज बनाई गई हैं पॉलिटिकल, जिनमें प्रमुख है सभा, समिति, विदत, गण तथा परिषद। बहुत अच्छा सवाल भी बनता है, यहां से इंपॉर्टेंट है ये जो पॉलिटिकल बॉडीज थी ये राजा पे अंकुश रखती थी। जैसे सभा का क्या काम था? सभा बिल्कुल आज के राज्यसभा की तरह थी, यह वरिष्ठ जनों की सभा थी। ये वरिष्ठ जनों की कमेटी थी और लगभग न्यायालय की तरह काम करती थी। जैसे आज की राज्यसभा है वैसे ही सभा थी। समिति एक आम जनसभा थी, कॉमन पीपल इसमें भाग ले सकता था और जो आज की लोकसभा के समान थी। विदत सबसे प्राचीनतम बॉडी मानी जाती है। गण क्या थी? गण कुलीन सभा थी, राज घराने के लोग जिसमें बैठते थे उसे गण कहा जाता था। परिषद क्या थी? परिषद एक सैन्य समिति थी, सैन्य जो कमेटी थी या सैन्य परिषद, सेना के जो पदाधिकारी बैठते थे उसे परिषद नाम दिया जाता था। ठीक, दूसरे चलते थे। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहुविवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन था, नियोग प्रथा का प्रचलन था। ये नियोग प्रथा क्या है? ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। इसमें ये होता था कि पुत्र प्राप्ति के लिए कोई स्त्री अपने उसका पति परदेश विदेश आदि गया हो तो पुत्र की कामना के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उसके निकट संबंधी से भी संबंध रख सकती थी। ये नियोग प्रथा था। पुत्री को उपनयन व शिक्षा का अधिकार था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। ध्यान रखिएगा, जो कथन और कारण के सवाल आते हैं वो ऐसे ही उठाते हैं। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो कथन और कारण के सवाल बहुत सरल होते हैं, अन्यथा फिर बहुत कठिन होते हैं। वस्तु विनिमय होता था, गाय विनिमय का साधन थी। मुद्रा का प्रचलन नहीं है, वस्तु विनिमय होता था और विनिमय का साधन थी गाय। इसलिए गाय का कितना महत्व हो सकता है आप समझ सकते हैं। ब्याज पर ऋण दिया जाता था। इंद्र सर्वोच्च देवता है, इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है। दूसरे नंबर का सबसे पॉपुलर देवता अग्नि है जिसे 200 सूक्त समर्पित है और तीसरे नंबर पे वरुण का आता है। तीसरा सर्वाधिक लोकप्रिय देवता वरुण को माना गया है। नदियों में 21 नदियों का जिक्र है ऋग्वेद में। गंगा नदी का 1 बार जिक्र हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है, सर्वाधिक बार सरस्वती का जिक्र हुआ है, इसीलिए सरस्वती को नदीतमा भी कहा गया है। कृषि को बहुत महत्व नहीं दिया गया ऋग्वैदिक काल में। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है, इसीलिए पूरे ऋग्वेद में कृषि को केवल 24 श्लोक समर्पित हैं और 33 जगह कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये मुख्य पॉइंट ऋग्वेद को लेकर के थे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण, ऋग्वेद का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकलवादी जन है। जन को 20 में विभाजित किया गया है, 20 गांव में विभाजित है और 20 कुल में विभाजित है। यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकलवादी जन, जिसका अर्थ होता है सामान्यतः कबीला। जन को, और सामान्यतः ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, जो कालांतर में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे उसमें पतन देखने को मिलता है। तो चलिए बने रहिए हमारे अगले वीडियो उत्तर वैदिक कालीन विशेषताओं को लेकर के, इसमें आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।